इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में कि रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है। तो नाम से ही स्पष्ट है कि रिएक्शन के दरमियान बीच में बनने वाले केमिकल स्पीशीज को रिएक्शन इंटरमीडिएट बोला जाता है। तो बीच वाला रिएक्शन इंटरमीडिएट हुआ, तो शुरू और लास्ट वाला क्या हुआ? तो कोई भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्टेंट जो है कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। ऐसा स्टार्टिंग मटेरियल को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो फाइनल मटेरियल है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। लेकिन मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस में और खास करके ऑर्गेनिक रिएक्शंस में रिएक्टेंट कभी भी डायरेक्ट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है, बल्कि दोनों के बीच में भी एक केमिकल स्पीशीज बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट। कहने का मतलब हुआ कि रिएक्टेंट पहले कन्वर्ट होगा इंटरमीडिएट में, और तब यह इंटरमीडिएट कन्वर्ट होगा किसमें? प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट ना हो करके इस स्टेप को फॉलो करेगा कि रिएक्टेंट पहले इंटरमीडिएट में बनता, तब इंटरमीडिएट जो है प्रोडक्ट में। तो स्टार्टिंग मटेरियल कहलाएगा रिएक्टेंट, फाइनल मटेरियल कहलाएगा प्रोडक्ट, और स्टार्टिंग और फाइनल के बीच में जो है उसको हम बोलेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है ना बहुत ही शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज होते हैं। शॉर्ट लिव्ड मतलब जब वो केमिकल रिएक्शन के दरमियान बनते हैं तो उस इंटरमीडिएट को आइसोलेट करना पॉसिबल नहीं होता है। मतलब चाहोगे कि इस रिएक्शन इंटरमीडिएट को अलग करके हम लोग देखेंगे कौन सा इंटरमीडिएट बना है, तो ऐसा जनरली पॉसिबल नहीं है। हाँ, उनको डिटेक्ट किया जा सकता है, पहचाना जा सकता है कि किस प्रकार के इंटरमीडिएट बने हैं किसी दूसरे अधिक रिएक्टिव स्पीशीज से रिएक्शन करवा करके, लेकिन डायरेक्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट को अलग करना पॉसिबल नहीं होता है। शॉर्ट लिव्ड कहने का मतलब कि बहुत कम स्टेबल होते हैं, तो ज्यादा देर तक स्टे नहीं करते। मतलब रिएक्टेंट जैसे इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होगा, इंटरमीडिएट इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि तुरंत बदल जाता है किसमें? प्रोडक्ट में। इसलिए इसको आइसोलेट करना पॉसिबल नहीं होता है। तो हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट का डेफिनेशन देते हैं कि द शॉर्ट लिव्ड हाईली रिएक्टिव केमिकल स्पीशीज formed during the organic reactions which can't be isolated are called reaction intermediates। कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस या फिर कोई भी केमिकल रिएक्शंस के दरमियान वैसे बीच में बनने वाले केमिकल स्पीशीज जो बहुत कम समय के लिए होते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और वैसे स्पीशीज को आइसोलेट करना पॉसिबल नहीं हो, तो उसी को हम लोग बोलेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में जनरली इतने टाइप के इंटरमीडिएट्स आते हैं: कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, इनामाइन, एराइन और लास्ट में अलाइड। इसमें से जो मोस्ट कॉमन है शुरुआत का ये 3-4 जो है कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन। मतलब क्लास 11-12 में जो हम लोग रिएक्शंस पढ़ते हैं ऑर्गेनिक का, उनमें से मैक्सिमम में जो है यही 4 इंटरमीडिएट्स आते हैं। बाकी ये 4 जो है एडवांस है। आगे का जब रिएक्शंस पढ़ोगे एडवांस रिएक्शंस, उसमें जो है ये सभी इंटरमीडिएट्स आते हैं। खैर एक एक करके जो है हम लोग सारे इंटरमीडिएट्स को डील करेंगे कि कार्बोकेटायन क्या है या फिर ये सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट होते क्या है। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट का मतलब शॉर्ट में हमने बताया कि केमिकल रिएक्शन के दरमियान बीच में बनने वाले वैसे कोई केमिकल स्पीशीज जिनको कि अलग नहीं किया जा सके रिएक्शन से, आइसोलेट नहीं किया जा सके, क्योंकि वे शॉर्ट लिव्ड होते हैं, बहुत कम समय के लिए रहते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, मतलब तुरंत जो है बदल जाते हैं इनमें प्रोडक्ट में। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बोकेटायन के बारे में। कार्बोकेटायन को जो है कार्बोनियम आयन भी बोला जाता है। नाम से स्पष्ट है, कार्बो कहने का मतलब हुआ कार्बन, और केटायन कहने का मतलब हुआ पॉजिटिव चार्ज। So carbocation are those chemical species which contain a positive charge on the carbon atom। कि यदि कोई केमिकल स्पीशीज में कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए उसको हम लोग कार्बोकेटायन बोलेंगे। अब यदि हम लोग ऑर्गेनिक में बात करें तो कार्बन कहने का मतलब कोई अल्काइल ग्रुप टाइप का रहेगा इस तरह से। यहाँ कार्बन पे आ गया पॉजिटिव। अब हम लोग जाने कि इस कार्बन पे पॉजिटिव का मतलब क्या है। तो पहले भी हमने डिस्कस किया कि पॉजिटिव चार्ज बतलाता है कि वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। इस कार्बन के पास एक पॉजिटिव चार्ज है। कार्बन का वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहां काउंट करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, एक इलेक्ट्रॉन यहां, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स है।
जबकि अपना जो है कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है, एक इलेक्ट्रॉन कम है इसलिए एक क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन के पॉजिटिव चार्ज है, इसी को हम लोग बोलेंगे कार्बोकेटायन। अब एक चीज और देखें कि कार्बन के अगल बगल यहाँ 3 बॉन्ड है, और हमने डिस्कस किया है पहले कि एक बॉन्ड में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऐसा, इस तरह से। तो टोटल इलेक्ट्रॉन देखें हम लोग तो 2 4 6 ऐसा। कार्बोकेटायन में जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है उनके वैलेंस शेल में जो है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। So carbocations are those chemical species which contain a positive charge on the carbon atom that has 6 electrons in its valence shell. अब हमने क्या पढ़ा है कि यदि कोई एटम बॉन्ड बनाता हो तो वैलेंस शेल में उसका 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन यहाँ इस कार्बन का 6 ही इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा नहीं है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए इस कार्बोकेटायन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की और आवश्यकता है। 2 इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कार्बोकेटायन का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का, इलेक्ट्रॉन लेने का, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है जिसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है वैसे स्पीशीज को हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। सो कार्बोकेटायन में आल्सो बी कंसीडर्ड एज इलेक्ट्रोफाइल। यहां हमने क्या देख करके रखा है कि कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 2 मतलब पेयर में, और यदि कोई सब्सटेंस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता हो तो वैसे सब्सटेंस को लेविस एसिड भी बोला जाता है। सो कार्बोकेटायंस may also be considered as electrophiles or Lewis acids, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी है, सब में वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की कमी है इसीलिए। तो ये हुआ कार्बोकेटायन का जो है डेफिनेशन कि कार्बोकेटायन होता क्या है। अब हम लोग बात करें इस कार्बोकेटायन के स्ट्रक्चर की, कार्बोकेटायन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका शेप कैसा होगा। तो कार्बोकेटायन कहने का मतलब हुआ कि कार्बन पे ऐसा पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बन के अगर होगा 3 सिंगल बॉन्ड है मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड है इस तरह से। अब 3 सिग्मा बॉन्ड के आधार पर यदि हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देखें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन करने का मतलब कि p का 2 ऑर्बिटल, s का 1 ऑर्बिटल। तो s में तो एक ही ऑर्बिटल होता है लेकिन p में तो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px dy pj। तो यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, तो यहाँ तो 2 ऑर्बिटल रहेगा px और py ऐसा। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में शेप कैसा होता है, तो ट्राइगोनल प्लैनर, जो हमने केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल से स्टडी किया इसके बारे में। तो कार्बन 3 बॉन्ड जो है ट्राइगोनल प्लैनर अरेंजमेंट में रहेगा इस तरह से, और एक ऑर्बिटल जो p का बच जाएगा यहाँ वह इस पर परपेंडिकुलर बचेगा ऐसा। मान लीजिए यहाँ कोई अल्काइल ग्रुप जोड़ दे हम लोग इस तरह से, तो इस सब जगह अल्काइल ग्रुप आ जाएगा और इस कार्बन पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज। ट्राइगोनल प्लैनर अरेंजमेंट है, ट्राइगोनल प्लैनर ऐसा। ये ट्राइगोनल का मतलब हुआ ना कि इसमें 3 साइड ट्राइगोन बनेगा ऐसा, इस तरह ऐसा ट्राइगोनल। और प्लैनर का मतलब हमने बताया है कि यदि किसी पर्टिकुलर पॉइंट के चारों आपका एंगल्स ऐड करने पर 360 डिग्री आते हैं तो उसको प्लैनर बोलते हैं। तो यहाँ ये जो एंगल होता है ना 120 डिग्री ऐसा, तो ई वाला एंगल भी हो जाएगा 120 डिग्री, तो ई एंगल जो बचा वह भी 120 डिग्री, तो 120 120 120 360 डिग्री हो जाएगा। तो सब एंगल जोड़ने के बाद 360 डिग्री, और ट्रायंगल टाइप का बनता है इसमें ट्रायंगल प्लेन। तो ई जो यहाँ प्लेन बना है ना इसको हम लोग बोलेंगे xy प्लेन ऐसा, क्योंकि जो p का 2 ऑर्बिटल है x और y है, तो xy ऑर्बिटल मिलके बना है, इसे बनाएगा xy प्लेन। अब e जो ऑर्बिटल यहाँ बचा हुआ है दिस इज empty 2pz ऑर्बिटल। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब वैलेंस शेल का हम लोग लिखते हैं तो 2s2 2p2, एक्साइटेड स्टेट में जब लिखते हैं तो 2s2 2p3 सॉरी 2s1 2p3 ऐसा करते हैं। लेकिन यहाँ कार्बन में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन कम रहेगा ऐसा, यहाँ 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो 2s में 1 इलेक्ट्रॉन और 2p में ऐसा 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से। तो 2p में 2 इलेक्ट्रॉन में px हुआ, ये py हुआ, ये pz, तो 2px 2py भाग ले लिया हाइब्रिडाइजेशन में। अभी 2pz ऑर्बिटल बच गया, तो यही ऑर्बिटल को जो है हमने यहाँ दिखा करके रखा है empty 2pz ऑर्बिटल। मतलब इसको ऐसे हम कंसीडर कर सकते हैं
कि जो कार्बोकेटायन का शेप होता है ना ऐसा प्लैनर शेप है, तो ये जो प्लैनर है कहने का मतलब ये xy प्लेन, और ई जो ऑर्बिटल हम लोग देख रहे हैं, या ऑर्बिटल इस पर परपेंडिकुलर है इस तरह से ऐसा, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि परपेंडिकुलर ऑर्बिटल हो गया एम्प्टी ऑर्बिटल 2pz ऑर्बिटल। ई जो है प्लेन है इसका xy प्लेन, और ई जो है ऊपर नीचे जो है ये दोनों लोब हो गया ऑर्बिटल का, क्योंकि यह जो एम्प्टी ऑर्बिटल है 2pz xy प्लेन पे जो है परपेंडिकुलर है। तो कार्बोकेटायन में जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके अगल बगल 3 सिग्मा बॉन्ड, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन sp2, sp2 मतलब p का px और py ऑर्बिटल। sp2 में शेप होता है ट्रायगोनल प्लैनर, तो ऐसा ट्रायगोनल प्लैनर शेप हम लोग बना देंगे। अब चूंकि p का 2 ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है तो ऑब्वियसली एक ऑर्बिटल बचेगा 2pz ऑर्बिटल, तो वही यहाँ 2pz ऑर्बिटल हमने दिखा करके रखा है जो कि यह इस xy प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा। तो ये हुआ कार्बोकेटायन का शेप। अब हम लोग कार्बोकेटायन के क्लासिफिकेशन की बात करें कि कार्बोकेटायन को कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो कार्बोकेटायन का क्लासिफिकेशन जो है वह पॉजिटिव चार्ज के आधार पर किया गया है। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, मान लो कि तीनों जगह हाइड्रोजन है ऐसा, तो इस कार्बन के अगल बगल कोई कार्बन नहीं है, मतलब कि यह 0 डिग्री कार्बन होगा, 0 डिग्री कार्बन ऐसा, तो इसको हम लोग बोलेंगे मिथाइल कार्बोकेटायन, मिथाइल कार्बोकेटायन जो कि कैसा है 0 डिग्री कार्बोकेटायन। मान लें कि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके बगल में कोई अल्काइल ग्रुप आ जाए ऐसा, तो ये अल्काइल ग्रुप मतलब कोई कार्बन ही रहेगा, तो इस कार्बन के बगल में एक कार्बन आ गया मतलब यह कार्बन 1 डिग्री का, तो 1 डिग्री कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इसको हम बोलेंगे प्राइमरी या फिर 1 डिग्री कार्बोकेटायन, प्राइमरी या फिर 1 डिग्री कार्बोकेटायन। वैसे ही यदि पॉजिटिव चार्ज 2 डिग्री कार्बन हो, सपोज ऐसा R और यहां खाली R कर दे इसको, इस बार जिस कार्बन पे पॉजिटिव है इसके अगल बगल में दो अल्काइल ग्रुप है, तो दो अल्काइल ग्रुप करने का मतलब कि दो कार्बन हो सकता है, तो यार 2 डिग्री कार्बन होगा, 2 डिग्री कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी या फिर 2 डिग्री कार्बोकेटायन। सेम वे में यदि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है इसके अगल बगल में 3 अल्काइल ग्रुप हो ऐसा, तो यह 3 डिग्री हो जाएगा, और 3 डिग्री कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे टर्शियरी या फिर 3 डिग्री कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन का क्लासिफिकेशन पॉजिटिव चार्ज का होता है कि यदि पॉजिटिव चार्ज 0 डिग्री कार्बन पे है तो 0 डिग्री कार्बोकेटायन या मिथाइल कार्बोकेटायन, पॉजिटिव चार्ज 1 डिग्री कार्बन पे है तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बन पे है तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन, और यदि पॉजिटिव चार्ज 3 डिग्री कार्बन पे है तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन। वैसे ही यदि पॉजिटिव चार्ज ऐसा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, यहां पहले डिस्कस किया था हमने कि डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को बोला जाता है एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक कार्बन, तो एलाइलिक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है इसको हम बोलेंगे एलाइल कार्बोकेटायन, एलाइल कार्बोकेटायन। वैसे ही यदि बेंजीन रिंग में जुड़ा हुआ कोई कार्बन हो ऐसा और यहां पॉजिटिव, तो बेंजीन रिंग से जो कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हुआ रहता है ऐसे कार्बन को बोला जाता है बेंजाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन, और बेंजाइलिक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इसको हम बोलेंगे बेंजाइल कार्बोकेटायन। तो पॉजिटिव चार्ज का आधार है कि पॉजिटिव चार्ज कहां है, यदि पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन पे रहेगा उसी के अनुसार से उसका नाम, एलाइलिक कार्बन पे तो एलाइल कार्बोकेटायन, बेंजाइलिक कार्बन पे तो बेंजाइल कार्बोकेटायन। ऐसे ही यदि पॉजिटिव चार्ज डायरेक्ट एरोमेटिक रिंग पे हो ऐसा, डायरेक्ट यहां पॉजिटिव चार्ज हो, इसको हम बोलेंगे एराइल कार्बोकेटायन, एराइल मतलब एरोमेटिक रिंग में जो है पॉजिटिव चार्ज है इसको हम बोलेंगे एराइल कार्बोकेटायन। तो इस होता है कार्बोकेटायन का क्लासिफिकेशन जो कि दिया जाता है कैसे, तो पॉजिटिव चार्ज कौन सा कार्बन पे लोकेट है उसके आधार पर। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी के बारे में। शुरुआत में ही हमने बताया था कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट जो होते हैं
रिएक्शन इंटरमीडिएट जो होते हैं ना हाईली अनस्टेबल केमिकल स्पीशीज होते हैं। अब अनस्टेबल क्यों होते हैं? तो जैसे कार्बोकेटायन की बात करें हम लोग, तो कार्बोकेटायन में जो है अभी क्या देखा हमने कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और वैसे कोई भी केमिकल स्पीशीज जिस पर चार्ज हो आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो जो चार्ज केमिकल स्पीशीज होते हैं ना वो कम स्टेबल होते हैं किनके तुलना में, तो जिस पर कोई चार्ज नहीं। तो चूंकि कार्बोकेटायन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यह पॉजिटिव चार्ज के चलते ही जो है कार्बोकेटायन अनस्टेबल होता है। अब यह पॉजिटिव चार्ज क्या क्या बात को रिवील कर रहा है? तो यह पॉजिटिव चार्ज सबसे पहले बता रहा है कि इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। अभी बताया था हमने कि इस कार्बन का वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इधर 2 इधर और 2 इधर ऐसे, जबकि होना चाहिए 8। तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है जो बता रहा है कि इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। यदि यह पॉजिटिव चार्ज कोई तरह से हट जाए तो कार्बोकेटायन अनस्टेबल हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज हटेगा तब जब इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन की कमी के चलते। तो ऑब्वियसली यदि इस कार्बन को कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा तो इसका स्टेबिलिटी जो है गेन हो जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। तो ऐसा ही मान लें कि यदि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके बगल में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप हो, तो यह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा ना कि अपना इलेक्ट्रॉन देगा इस कार्बन की तरफ। अब जब यह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ देगा तो इस कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन की कमी है वह कमी दूर हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा और कार्बोकेटायन जो है अस्टेबल हो जाएगा। लेकिन जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है यदि उसके बगल में कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मतलब जो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ले ले, विथड्रॉ कर ले, ऐसा इसके इलेक्ट्रॉन को ले ले, तो एक तो कार्बन के पास पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी है, बगल में भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आ गया, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन को और ले लिया, तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन की कमी है जाहिर सी बात है और बढ़ जाएगा, और इस पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज कर जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर जाने का मतलब हुआ कि यह अनस्टेबल बन जाएगा। अनस्टेबल तो पहले से है और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ ये दो चीज से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि यदि कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसके बगल में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन दे करके इसके पॉजिटिव चार्ज को हटा देगा और कार्बोकेटायन को अस्टेबल बना देगा। लेकिन यदि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके बगल में कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो यह ग्रुप क्या करेगा कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन को ले करके इसके पॉजिटिव चार्ज को और इंक्रीज कर देगा और स्टेबिलिटी को और ज्यादा घटा देगा, डिक्रीज कर देगा। तो यही दो बात याद रखना कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आने से कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आने से कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी घट जाता है। अब सबसे पहले हम लोग बात करें अल्काइल कार्बोकेटायन की। अल्काइल कार्बोकेटायन ऐसा, तो अल्काइल कार्बोकेटायन का क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि सबसे पहले मिथाइल कार्बोकेटायन, ऐसा मिथाइल कार्बोकेटायन 0 डिग्री, इसके बाद फिर 1 डिग्री कार्बोकेटायन, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन, उसके बाद 2 डिग्री कार्बोकेटायन, ऐसा 2 डिग्री कार्बोकेटायन, और लास्ट में 3 डिग्री कार्बोकेटायन, 3 डिग्री कार्बोकेटायन ऐसा। तो अल्काइल कार्बोकेटायन की क्लासिफिकेशन 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। इसके पहले जो हमने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया है, अब वे इफेक्ट्स यहाँ जो है ऑपरेट होंगे। तो उसमें हमने डिस्कस क्या किया था कि जो अल्काइल ग्रुप होते हैं, तो अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, उनमें प्लस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का टेंडेंसी। तो इस हाइड्रोजन का प्लस आई इफेक्ट सबसे कम होता है, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो ये कार्बन क्या करेगा कि सब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा। लेकिन हाइड्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होता नहीं है, मात्र 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यह हाइड्रोजन उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ नहीं दे पाएगा। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि यह एक हाइड्रोजन हट करके आ गया अल्काइल ग्रुप। एंड अल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिच केमिकल स्पीशीज। अल्काइल ग्रुप में जो है प्लस आई इफेक्ट होता है, ऐसा प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट करने का मतलब कि अल्काइल ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन देगा किसके तरफ, कार्बन की तरफ।
तो जब ये अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ देगा तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन की कमी है दूर हो जाएगा स्टेबल। अब यह जो प्लस आई इफेक्ट है 2 डिग्री कार्बन के टाइम में ज्यादा है, क्योंकि इसके अगर बगल दो अल्काइल ग्रुप है तो इधर से भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा और इधर से भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इसका पॉजिटिव चार्ज और जल्दी खत्म हो जाएगा। वैसे ही यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके अगर बगल में 3 अल्काइल ग्रुप है तो इसको तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन मिलेगा इस तरह से। तो 3 डिग्री कार्बन के टाइम में जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है इसके अगल बगल में 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, 2 डिग्री में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, 1 डिग्री में 1 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है, 0 डिग्री में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। और अभी हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाने से कार्बन के आयन का स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। इसका मतलब कि यह 0 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होगा 1 डिग्री, 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होगा 2 डिग्री और 2 डिग्री से भी ज्यादा स्टेबल होगा 3 डिग्री। तो कार्बन के आयन का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा कि 0 डिग्री से ज्यादा स्टेबल 1 डिग्री, उससे ज्यादा स्टेबल 2 डिग्री और 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री। एक कंफ्यूजन जो जनरली स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि यहाँ इस कार्बन के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन कम है, लेकिन यहाँ 3 अल्काइल ग्रुप है, तो क्या इसको 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो फिर इलेक्ट्रॉन तो और बढ़ जाएगा। तो वैसा बात यहाँ नहीं है। यहाँ ये जो अल्काइल ग्रुप है ना वह अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर ट्रांसफर नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, बल्कि इलेक्ट्रॉन केवल डिस्प्लेस कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन केवल कार्बन के रीजन में बढ़ जाएगा, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास नहीं चला जाएगा। तो वैसा कंफ्यूजन दिमाग में नहीं रखना है। तो अल्काइल कार्बोकेटायन में सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री। वैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं 3-4 कार्बोकेटायन दिया हुआ था, पूछा जाता है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन। तो यदि अल्काइल कार्बोकेटायन है तो ऑब्वियसली कि उसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा होगा 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री और सबसे कम 0 डिग्री। तो यहाँ जो स्टेबिलिटी ऑर्डर हमने देखा अल्काइल कार्बोकेटायन का वह प्लस आई इफेक्ट के आधार पर, इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर कि अल्काइल ग्रुप का आई इफेक्ट होता है कि अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब जो अल्काइल कार्बोकेटायन है ना इसका स्टेबिलिटी हम लोग एक और इफेक्ट से देखते हैं जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट इसमें क्या बताया था हमने कि अल्फा CH सिग्मा इलेक्ट्रॉन का जो है डीलोकलाइजेशन होता है, डीलोकलाइजेशन होता है ऐसा। तो सबसे पहले इस मिथाइल कार्बोकेटायन की बात करेंगे, इसके बाद 1 डिग्री, तो 1 डिग्री में हम लोग इथाइल कार्बोकेटायन ले लेते हैं ऐसा, इथाइल कार्बोकेटायन की बात करते हैं पॉजिटिव, ये 1 डिग्री, ये 0 डिग्री। वैसे ही 2 डिग्री में CH3 CH3H पॉजिटिव चार्ज 2 डिग्री, और वैसे ही 3 डिग्री CH3 CH3 पॉजिटिव चार्ज 3 डिग्री ऐसा। तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके बगल में कोई कार्बन आता तो उसको अल्फा कार्बन कंसीडर किया जाता। वो केस यहाँ नहीं है, मतलब इसमें कोई अल्फा कार्बन नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं हो, नो अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके बगल में एक कार्बन है, तो बगल वाले कार्बन को हम लोग बोलेंगे अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन में जो है 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है, मतलब यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो बताया था हमने कि हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है ऐसा, अल्फा कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड शिफ्ट करता है इस तरह से, तो HCH EH हो जाएगा बिना बॉन्ड का, और यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड CH और यहाँ भी H। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस कार्बन से पॉजिटिव चार्ज हट गया। हाँ, उसके बाद में पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन का आ गया, लेकिन हाइड्रोजन से हमको मतलब नहीं है, मतलब है कार्बन से, क्योंकि कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी को देख रहे हैं। तो जब यह कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट किया तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज हट गया, और पॉजिटिव चार्ज हट जाने का मतलब हुआ कि उसका स्टेबिलिटी इंक्रीज कर गया। तो ऐसा यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और बताया हमने कि जो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं वह कितना, तो अल्फा हाइड्रोजन से एक अधिक, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो इसका हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कितना बनेगा 4। अब वही चीज यदि हम लोग 2 डिग्री में देखें तो ई का फंक्शन ग्रुप, मतलब फंक्शन ग्रुप कहने का मतलब कि कार्बन पे पॉजिटिव था, इसके बगल वाले कार्बन को अल्फा और ई भी बगल वाला कार्बन अल्फा, 3 हाइड्रोजन यहाँ 3 हाइड्रोजन यहाँ, मतलब 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन था तो 4 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बना, यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन है तो ऑब्वियसली 7 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे, मतलब 7 बार ऐसा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा। और यदि यहाँ 3 डिग्री में बात करें तो ये अल्फा 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 3 और 3 टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन, तो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कितने बनेंगे
10। तो यहां से भी जो है मतलब हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट के आधार पर भी यदि हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन में सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब इसमें जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है वह सबसे अधिक है। और बताया था हमने कि इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन जितना अधिक होता है सिस्टम का एनर्जी उतना ही डिक्रीज करता है और स्टेबिलिटी उतना ही इंक्रीज कर जाता है। तो चूंकि 3 डिग्री कार्बोकेटायन में सबसे अधिक डीलोकलाइजेशन हो रहा है इसलिए 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री और सबसे कम मिथाइल कार्बोकेटायन। तो अल्काइल कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी दो आधार पे हम लोग देखते हैं, पहला भी अल्काइल मतलब इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर और दूसरा हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट के आधार पर।